वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का अगला टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर उसमें केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने दो तरह से डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को हमने कहा इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमने फिर रिवर्सिबल रिएक्शन को डिटेल से पढ़ा था, उसकी कुछ एग्जांपल पढ़ी थी और साथ में हमने इसके साथ रिवर्सिबल रिएक्शन को भी डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। और फिर इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने बेस बनाकर अपना जो पहला टॉपिक था उसमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम को हमने फिर स्टडी किया था। फिर हमने इस केमिकल इक्विलिब्रियम के ये दो टाइप्स पढ़े थे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे और लास्ट में हमने इसका ग्राफ पढ़ा था। तो अब हम इससे जो अगला टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है उसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय टू नॉर्वेजियन केमिस्ट CM गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग इन 1864। इस लॉ को टू केमिस्ट ने प्रेजेंट किया था, एक का नाम था गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम है पीटर वेग। कब? इन 1864। अब ये लॉ, इस लॉ का एम्स क्या है, ये लॉ हमें बताता क्या है? दिस लॉ गिव्स अस इंफॉर्मेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी टाइम चेंज होने के साथ साथ रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और एक्टिव मासेस, मास ऑफ रिएक्टेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिव मासेस। और इन केस ऑफ dilute solution, active mass is equal to molar concentration. So we can say that this law give information about rate of reaction and molar concentration of reactant species. ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि मैंने कहा कि इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन मोलर कंसंट्रेशन विल बी एक्टिव मासेस। हम एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन ही कहेंगे किसके, जब हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये लॉ कौन से रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा? कीप इन माइंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये लॉ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। ये नहीं कि ये इरिवर्सिबल के लिए नहीं होगा, लेकिन जनरली ये रिवर्सिबल के लिए होता है और इरिवर्सिबल के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं। कोई पूछे तो कि ये लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो दोनों के लिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ रिएक्शन के लिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है कि रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ईच रेज टू सम एप्रोप्रिएट पावर। कि जिस रेट के साथ कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके एक्टिव मासेस का, यानी वो मास जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले। यानी एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन जैसे जैसे ज़्यादा होगी, इसी के साथ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अब इसके मैथमेटिकली फॉर्म को मैं लिख के फिर इसके स्टेटमेंट को वहाँ से प्रूव करता हूँ कि मैथमेटिकली फॉर्म और इसके स्टेटमेंट का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखे, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ए और बी रिएक्ट करते हैं और बनाते सी और डी। अब शुरू में चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ए और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज ए एंड बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। अब देखना यहाँ पर मैं इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं लिख लूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो
स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लिखे। ये हमें क्या बताता है, ये कंसंट्रेशन यानी हमें किसके बारे में बताता है, ये कंसंट्रेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, ये जो और ये बराबर होती है किसके, कंसंट्रेशन के, किसके, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन। और इसी तरह इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं यहाँ से ख़त्म करूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके मैं इज इक्वल टू का साइंस लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं के एफ लिख लेता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सी एंड डी, रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन जब इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। सिमिलरली इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू सी एंड डी, सी एंड डी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, या अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाते हैं, यानी आर एफ इक्विलिब्रियम पे इज इक्वल टू आर बी। अब मैं आर एफ और आर बी की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर कि आर एफ और आर बी की वैल्यू क्या है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एंड बी इज इक्वल टू आर बी, आर बी दूसरा इक्वेशन है, आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, सी और डी के बराबर हो जाते हैं। अब हम ये जो के एफ और के बी इनको एक साइड पे कर लेते और ए और बी इन दोनों को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएंगी, के एफ एक साइड पे और के बी दूसरी साइड पे, या के एफ में सिंपल लिख लेता हूँ, के एफ इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर लूँ, के एफ इज इक्वल टू के बी को मैं इधर लिख लेता हूँ, के बी इंटू सी एंड डी, सी एंड डी। और ये के एफ इस साइड पे के एफ के साथ ए और बी इस साइड पे मल्टीप्लाई होते हैं, मैथमेटिकल रूल है वो इज इक्वल टू को दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ए एंड बी, ए एंड बी। अब हमने के बी को इससे अलग करना है तो के बी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी के साथ, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, के एफ डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू सी एंड डी, और डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई ए एंड बी। अब ये जो के एफ और के बी आए हुए हैं दोनों एक दूसरे के साथ रेशो के साथ, ये एक इनदर कांस्टेंट के बराबर हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के एफ और के बी जो होते हैं ये हमारे पास बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट है और इट इज़ आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं के सी, के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज इक्वल, तो के सी बराबर हो जाएगा सी इंटू डी डिवाइड बाई ए एंड बी। ये के सी बराबर हो गए सी डी इंटू ए बी, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। के एफ और के बी हमारे पास ये रेट कांस्टेंट है और इस रेट कांस्टेंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चूंकि ये इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टॉपिक का नाम भी यही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डिटेल से इस के सी को देख कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असल में हमारे पास होता क्या है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, अब देखने के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट called equilibrium constant in term of molar concentration. In term of molar concentration, Kc is known as equilibrium constant, and it is the ratio of two rate constant at a particular temperature. रेशो है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेशो है, इसको हम क्या बोलते हैं, Kc, क्या बोलते हैं, Kc। अब Kc को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इससे हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट, रेशो ऑफ प्रोडक्ट विद डेट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। एक मैथमेटिकल वाला प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट और दूसरे मोलर कंसंट्रेशन वाला प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट COD प्रोडक्ट है और AAB और हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू डेट ऑफ रिएक्टेंट और ईच रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पीशीज दैट अकर इन केमिकल रिएक्शन। और हर एक के ऊपर पावर होता है। ये मैं लिखूंगा कि मोस्ट टाइम जो हमारे पास पावर होता है वो इसके कोफिशिएंट के बराबर होता है। अब ये रेशियो टू रेट कांस्टेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, पहली बात ये होगी Kc। अब Kc को हम लिखते ऐसे कि ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते और नीचे साइड पे हम रिएक्टेंट लिखते। अब डिफरेंट मैंने यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल यानी स्टेट वाले रिएक्टेंट स्पीशीज लिखे। गैसेस के लिए आप लोग कैसे लिखोगे, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे और इन टर्म ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे। अब देखना कि ये जो हमारे पास फॉर गैसेस होते हैं ये ए ये इसका कोफिशिएंट है, बी ये रिएक्ट करते C और D बनाते हैं। अब आप लोगों ने गैसेस के लिए इन टर्म ऑफ गैसेस Kc हो जाएगा Kp के बराबर। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ इसके साथ P लिख लेना है, क्योंकि Kc बराबर होते प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। पहले हम प्रोडक्ट लिखेंगे और उसके बाद रिएक्टेंट लिख के, ये Kc रिएक्शन को लिखने का तरीका है कि ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, क्योंकि हमने ये पीछे प्रूफ किया है मैथमेटिकली फॉर्म से। अब PC लिख लोगे और ये जो स्मॉल c है इसको आप लोग इसके ऊपर पावर लिख लोगे, क्योंकि ईच रेज टू द एप्रोप्रिएट पावर, Kc की डिफिनेशन। अब प्रेशर D और साथ में D की पावर ऐसे, और इसी तरह A और साथ में A और B और साथ में B। अब ये जो Kc की यूनिट होती है, कीप इन माइंड Kc की यूनिट बाज़ लोग बोलते नहीं होती, Kc की यूनिट होती है लेकिन वो डिपेंड करती है रिएक्शन के कंडीशन के ऊपर, रिएक्शन के कंडीशन के ऊपर। मैं अगले टॉपिक में डिटेल से इसको बता दूँ Kc की यूनिट क्या होती है, कैसे हम Kc की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई इसके लिए ले ले, क्या कहते हैं, ये गैसेस के लिए ले ले, गैसेस के लिए जो Kc की यूनिट होती है वो ATM के बराबर होती है, ATM और ऊपर डेल N, वो मैं साथ को आपको अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अब ये गैसेस के लिए हो गए। इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन Kc बराबर हो जाएगा Kx के, Kc बराबर हो जाएगा किसके, Kx के। अब इसी रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखा है कि मोल फ्रैक्शन के लिए कैसे होते हैं, Xc और साथ में C, Xd और साथ में D प्रोडक्ट के लिए, फिर A और ये जो पावर होता है, ये जो कोफिशिएंट होता है ये पावर में चला जाता है। सिमिलरली Xb और ये कोफिशिएंट पावर में चला जाता है। और इन टर्म ऑफ मोल्स आप लोग Kc की जगह Kn लिखते हो, Kc की जगह क्या लिखते हो, Kn लिख लेते हो कि Kc Kn के बराबर हो जाते हैं। और साथ में इसी तरह आप लोग यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इस तरह लिख लेते हो, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट सब्सटेंस लिख लेते हो। ये तरीका है Kc को लिखने का कि डिफरेंट रिएक्शन के लिए हम Kc लिखेंगे कैसे, डिफरेंट रिएक्शन के लिए Kc लिखेंगे कैसे। अब Kc के बारे में जो फैक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि Kc कैसे होगा। अब ये जो Kc है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, Kc डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Kc जो वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, Kc इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। Kc सिर्फ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ इक्विलिब्रियम। Kc कहाँ पर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि Kc हमारे पास रेशियो होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर जाके डिपेंड करता है। Kc doesn't depend on initial concentration. Kc depend on concentration of reactant and product at equilibrium because Kc is equal to the equilibrium ratio of concentration of reactant and product. अब कैटलिस्ट भी Kc के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को या तो बाद में लेके आते या पहले, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर लेते या डिक्रीज कर लेते। इंक्रीज करेगा तो फिर इसी मैनर से प्रोडक्ट भी कम होते जाएंगे, अगर डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम हमारे पास लेट आएगा, इसी तरह प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर लेट कन्वर्ट होंगे। तो कैटलिस्ट का भी उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। अब Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर एंड Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। Kc टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी हो सकते हो और इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी हो सकती है। ये दोनों बातें हो सकती है कि Kc में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड Kc में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन तब होगा जब हमारे पास डेल H पॉजिटिव होगा। जब डेल H पॉजिटिव होगा यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उस वक्त ये क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करके डेल H पॉजिटिव
मीन Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर और Kc इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जब हमारे पास डेल एच क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, उस वक्त Kc इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। तो आज हमने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन जनरली, लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रेजेंट किया टू नॉर्वेजियन केमिस्ट पीटर वेग इन गोल्डबर्ग इन 1864 एंड दिस लॉ गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हमें क्या बताते हैं, दिस लॉ गिव अस रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ active masses of reactant substance, and active masses mean mass of reaction that can take part in chemical reaction are known as active masses। और in case of dilute solution ये जो active masses होगा ये molar concentration को बराबर होगा। So we can say that this law give information about rate of reaction and molar concentration of reactant species। अब इस लॉ की स्टेटमेंट मैंने बताई थी कि ये लॉ हमें बताते कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब हमने पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये Kc की वैल्यू ले आए। अब Kc को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये रेशो है बिटवीन टू रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेशो है। अब हम Kc कैसे लिखते हैं कि ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं और दूसरे नीचे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं। डिफरेंट यानी स्टेट डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट हम लिखते हैं। गैसेस के लिए मेनली हम P लगा लेते हैं, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन X लगा लेते हैं और इन टर्म ऑफ मोल्स हम क्या लिख लेते हैं, N लिख लेते हैं। फिर हमने कहा कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर Kc डिपेंड करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। और इसके साथ आप लोग का जो काम है वो ये है कि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.1 पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसी Kc से ही रिलेटेड है। आप लोगों को दो रिएक्टेंट दे ये दिया है कि N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3H2 के साथ और बना रहे अमोनिया। क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे। अब आप लोग को ये जो मुख्तलिफ यानी टेम्परेचर भी दिया है, ये वॉल्यूम भी दिया है, आप लोग को कह रहे हैं कि नाइट्रोजन इतना है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी दिया है, तो आप लोगों ने इस रिएक्शन की Kc मालूम करनी है। टेम्परेचर भी किया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ये जो रिएक्शन है इसकी Kc वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी। इससे अगले लेक्चर में हम इस Kc की डिफरेंट यूनिट को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।